हेलो जनाब, आप सभी लोगों का हमारे चैनल जापान के नज़ारे पे स्वागत है। बहुत खुशामदीद, आप सभी का खुशामदीद। तो गाइज़, आज हम लोग बात करेंगे जापान के प्राइम मिनिस्टर सनाए तकाइची सान के बारे में। चूँकि मेरा चैनल जापान के नज़ारे, जापान के बारे में ही ज़्यादातर वीडियोज़ मैं डालता हूँ, तो मैंने सोचा कि आज हम जापान के प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी जानें। सनाए तकाइची सान जो जापान की पीएम बनी हैं, 103 साल के जापान के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। तो इस बात के लिए बड़ा डिस्कशन हो रहा है। और ये सेम शिंजो आबे, जो पुराने वाले प्रधानमंत्री थे जिनकी हत्या हो गई थी नारा इलाके में, उन्हीं के पार्टी की प्रधानमंत्री हैं। पिछले 2-3 साल में जापान में 3-4 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। बड़ी अनस्टेबिलिटी है, मामला स्टेबल नहीं हो पा रहा है आबे साहब के बाद। तो ये सनाए तकाइची सान जो बनी है, इनसे बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को। और ये जापान के 103 साल के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। और जापान का इतिहास जो है जेंडर इक्वालिटी को लेकर के बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ महिलाओं के साथ कोई बहुत अच्छा व्यवहार, वैसा वाला मतलब एकदम इक्वालिटी जैसे यूएस यूरोप वगैरह में होती है, वैसा नहीं है। मेन ओरिएंटेड सोसाइटी है। तो इसलिए इस बात का बहुत ज़्यादा, इस बात की चर्चा है, इस बात का बहुत ज़्यादा डिस्कशन है। बहुत ज़्यादा डिस्कशन में ये बात आ रही है। तो चलिए इस बारे में ज़्यादा जानते हैं। मैंने एआई से एक वीडियो बनाया है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके, सारी एआई से बहुत सारे सोर्सेज को इकट्ठा करके, कैसे उनकी लाइफ की शुरुआत हुई, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे पार्टी उनकी चली, उनकी राजनीति कैसे मूव हुई, कैसे वो प्रधानमंत्री के कुर्सी तक पहुंची। तो ये सारी चीज़ें आगे आप देखिए मेरे वीडियो में, ये आएंगी। और ये मैंने एआई का प्रयोग किया है, तो आप लोग देखिए, ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस आते रहेंगे। हमारे हिंदी भाषी लोगों को भी इंफॉर्मेशन जो है टॉप सोर्सेज से, एआई वगैरह से लेनी चाहिए। तो नहीं बस जापान में इतिहास बन गया है। 21 अक्टूबर 2025 को सनाए तकाइची ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। ये एक ऐसा पल था जिसका इंतजार कई दशकों से था। पर सवाल यह है कि क्या यह सच में महिला सशक्तिकरण की जीत है? हाँ, 103 पुरुष प्रधानमंत्रियों के बाद, सोचिए 103 के बाद, जापान के इतिहास में पहली बार कोई महिला इस सबसे ऊंचे पद पर पहुंची है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की। एक ऐसा देश जो जेंडर इक्वालिटी मतलब लैंगिक समानता में बाकी डेवलप देशों से काफी पीछे रहा है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। टेम्पल यूनिवर्सिटी के एक एक्सपर्ट हैं, जेफ किंगस्टन। उनका कहना है कि इसे ऐतिहासिक लम्हा कहना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ाने के मामले में उनका खुद का रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। और बस यहीं से शुरू होता है असली विरोधाभास इस पूरी कहानी का। तो चलिए इसी पहेली को थोड़ा और समझते हैं। इसे हम कह सकते हैं आयरन लेडी पैराडॉक्स, मतलब एक ऐसी बड़ी कामयाबी जिस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। देखिए, एक तरफ तो वो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, ये अपने आप में ही इतिहास है ना? लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वो एक कट्टर रूढ़िवादी नेता हैं। वो समलैंगिक शादी के खिलाफ हैं। वो ये भी नहीं चाहती कि शादी के बाद महिलाएं अपना सरनेम रख सकें। यही वो विरोधाभास है जो उन्हें एक बहुत ही पेचीदा शख्सियत बनाता है। लेकिन उनकी सियासत से परे उनकी निजी जिंदगी तो और भी दिलचस्प है। उनकी रोल मॉडल है मार्गरेट थैचर। इसीलिए उन्हें जापान की आयरन लेडी भी कहा जाता है। पर क्या किसी ने सोचा होगा कि ये आयरन लेडी डीप पर्पल और आयरन मेडन जैसे हेवी मेटल बैंड्स की फैन है? इतना ही नहीं, कॉलेज के दिनों में वो एक बैंड में ड्रम बजाती थी और अपनी यूनिवर्सिटी क्लासेस में मोटरसाइकिल से जाती थी। तो सवाल सीधा है, हेवी मेटल सुनने वाली, मोटरसाइकिल चलाने वाली ये रूढ़िवादी नेता जापान की सियासत के सबसे ऊंचे शिखर पर आखिर पहुंची कैसे? तो आइए उनके सत्ता तक पहुंचने के इस सफर पर नजर डालते हैं। और यकीन मानिए, यह सफर उनकी बाइक राइड से कम रोमांचक नहीं था। देखते हैं कि वो कैसे और किन हालात में टॉप पर पहुंची। देखिए, उनकी कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर था उस वक्त का सियासी संकट। जो सत्ताधारी पार्टी थी एलडीपी, यानी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, वो घोटालों से जूझ रही थी, चुनाव हार रही थी। सोशल मीडिया पर #ChangeLDP ट्रेंड कर रहा था। ऐसे में पार्टी को एक नए चेहरे की सख्त जरूरत थी, कोई ऐसा जो इस ढर्रे को तोड़ सके। और ये कोई रातों रात मिली कामयाबी नहीं थी। उनका सफर देखिए, 1993 में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर राजनीति में आई, फिर एलडीपी ज्वाइन की, धीरे धीरे पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की सबसे करीबी नेताओं में से एक बन गईं।
2 बार कोशिश की, लेकिन तीसरी कोशिश में जाकर वो पार्टी की लीडर बनी। फिर एक नया गठबंधन बनाया और आखिर में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंची। ये पूरे 30 साल की एक लंबी और मुश्किल चढ़ाई थी। अच्छा, तो अब वो पावर में तो आ गई हैं। अब आगे का प्लान क्या है? उनका एजेंडा साफ इशारा करता है कि जापान अब एक नई दिशा में बढ़ेगा और ये दिशा थोड़ी और दक्षिणपंथी हो सकती है। उनका विजन काफी हद तक उनके मेंटोर शिंजो आबे से मिलता-जुलता है। इसे आप न्यू एबिनॉमिक्स कह सकते हैं। अब इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, सिक्योरिटी, मतलब जापान की सेना को और मजबूत बनाना। दूसरा, इकोनॉमी, मतलब महंगाई से लड़ने के लिए सरकारी खर्च बढ़ाना और टैक्स में छूट देना। और तीसरा, समाज, यानी पारंपरिक जापानी मूल्यों और कल्चरल पहचान को बनाए रखना। और जब हम मजबूत सेना की बात कर रहे हैं तो उनका लक्ष्य है 2027 तक जापान का डिफेंस बजट जीडीपी का 2% तक ले जाना। ये एक बहुत बहुत बड़ा जंप है और जापान की अब तक की शांतिवादी पॉलिसी से एक बड़ा शिफ्ट भी। पर प्रधानमंत्री बनना एक बात है और चलाना दूसरी। उनका आगे का रास्ता कांटों भरा है, देश के अंदर भी और बाहर भी। उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। ये उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला। अगर देश के अंदर की बात करें तो जिस गठबंधन के सहारे उनकी सरकार है वो काफी नाजुक है। आम लोग महंगाई से त्रस्त हैं और उनकी खुद की पार्टी एलडीपी के अंदर भी फूट पड़ी हुई है। तो इन सबसे निपटना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब जरा देश के बाहर नजर डालें। पड़ोसी देशों के साथ भी रिश्ते आसान नहीं हैं। साउथ कोरिया, जापान के वॉर हिस्ट्री पर उनके विचारों को लेकर पहले से ही चौकन्ना है। चीन, ताइवान को लेकर उनके कड़े रुख पर नजर बनाए हुए हैं। और अमेरिका, वहां राष्ट्रपति ट्रंप के साथ ट्रेड और सिक्योरिटी पर एक बहुत ही मुश्किल रिश्ते को संभालना होगा। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आकर रुकता है, क्या सनाए तकाइची एक नए दौर की आयरन लेडी साबित होंगी, या फिर वो एक ऐसी नेता हैं जो आज के जमाने से थोड़ा पीछे चल रही हैं? खैर, दुनिया की नजरें टिकी हैं ये देखने के लिए कि तकाइची का कौन सा चेहरा जापान का आने वाला कल हम लिखेगा। आ गए हैं। उम्मीद कि आप लोगों को जापान के प्रधानमंत्री के बारे में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आपको देख करके जापान की पॉलिटिक्स के बारे में आप लोगों को ज्ञान बढ़ा भी होगा और मज़ा भी आया होगा। तो अगर आप लोगों ने उसका लुत्फ़ लिया, एन्जॉय किया, तो मेरी और भी वीडियोज़ बहुत सारी जापान के बारे में छोटी-छोटी वीडियोज़ मैंने बना कर के डाली हैं। तो पुराने जा कर के आप और भी देखें, वॉच लिस्ट में देखें, प्लेलिस्ट में देखें।